फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता परीक्षा में अर्थशास्त्र विषय का सिलेबस। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आरपीएससी अनाउंस करने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में स्कूल व्याख्याता परीक्षा या कुछ लोग इसको फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि टीचिंग लाइन की जितनी भी जॉब्स आती हैं स्कूल लेवल की, उनमें ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे सम्माननीय पद है। व्याख्याता एक शब्द ऐसा है जिसको समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो रेप्यूटेशन का पद है। इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट ग्रेड शब्द जुड़ा होने का मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो लेवल है उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, आप गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेटस परिवार का सुधर जाएगा। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छी वैकेंसी। अब इस वैकेंसी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो अपीयर होने वाले बच्चों का रेशियो है वो कम होता है। सेकेंड ग्रेड में बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर होंगे, लेकिन इसमें कम। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि कुछ बच्चे इस वैकेंसी से थोड़ा सा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इस वैकेंसी में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्व है आपके विषय का। आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो आप इस वैकेंसी से पार नहीं पा सकते। अब सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए और सब्जेक्ट में सवाल कहाँ तक आएंगे? इस वैकेंसी की एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 12वीं क्लास से लेके इवन 11वीं से लेके और एमए तक का, पीजी तक का सिलेबस कवर किया जाता है। तो प्रैक्टिकली 11वीं 12वीं के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल और एमए के 2 साल, रफली 7 साल हो गए। 3, 2, 5 और 7 साल में आपने एक विषय में जो भी पढ़ाई की है वो 7 साल का सिलेबस यहाँ पे है। और यही वो कारण है जिसके कारण बच्चे दूर दूर इससे डर के भागते हैं। और अगर विषय पहले से ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, टेढ़ा हो, तब तो बस बात ही खत्म हो गई। हम लोग बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, जो अपने आप में एक ऐसा विषय है जिससे बच्चे पहले से ही खौफ खाए बैठे रहते हैं कि यार अर्थशास्त्र ना हो गया पता नहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अर्थशास्त्र एक बेहद प्रैक्टिकल, बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद आसान विषय है। अगर सही अप्रोच के साथ पढ़ा जाए तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन रखेंगे। और ये मैं क्लास की शुरुआत में हमेशा वादा करता हूँ, जो मैं वादा आपसे कर रहा हूँ और सिलेबस के एंड तक मैं आपसे निभाऊंगा भी इस वादे को, कि आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बहुत सरलता से हम लोग समझेंगे और आप कोर्स खत्म होते होते इस अप्रोच पे पहुंच जाओगे कि बस इतना आसान था क्या अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आसान है, सही तरीके से पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है। क्या इस वैकेंसी में अर्थशास्त्र विषय में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। उसका कारण है अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप माने कि मैथ्स की जैसे प्रैक्टिकल है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिकल है वैसे ही है। कम पढ़ो, अच्छी समझ रखो, नंबर आपके आएंगे। कई विषय ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है तब जाके क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पढ़ना कम है, समझ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी समझ आपने विकसित कर ली तो आपका काम बन जाएगा। शुरुआत में मैंने ये कह के डराया कि 7 साल का सिलेबस यहाँ पे कवर करना है। 7 साल का सिलेबस कहने की बात है। जब कोई चीज़ आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो तो वही चीज़ों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन ग्रेजुएशन में आता है और उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम लोगों को देखने को मिलता है पीजी में। तो प्रैक्टिकली टॉपिक वही चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूँ, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र विषय से आप संबंधित हैं तो आपने एकाधिकार पढ़ा होगा, मोनोपोली पढ़ा होगा। अब मोनोपोली 12वीं में भी पढ़ा, मोनोपोली हम लोगों ने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में भी पढ़ा और मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस हम लोगों ने एमए में भी पढ़ा। तो प्रैक्टिकली वही चीज़ है, उसी का एक्सटेंशन है। तो आप डरे नहीं, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर बनने वाले हैं और हमें पक्का सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आपसे ज़्यादा मैं करूँगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छी मेहनत के साथ, सही सटीकता के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप में से मैक्सिमम बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, किस लेवल की पढ़ाई हम लोग करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग इसमें और भी जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ हम सही जगह हैं, सही तैयारी कर रहे हैं। एक बार हम लोग आज की क्लास में सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पहले, कौन से बाद में पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कैसे हम सटीक तैयारी कर सकते हैं कि भाई मेरा चयन तो पक्का है। देखिए, मैं हमेशा एक बात क्लासेस में कहता आया हूँ कि फेल वो बच्चा होता है जिसको पास होने की इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आपकी पास होने की इच्छा है और उस इच्छा के साथ में आपके अथक प्रयास हैं,
तो प्रयास तो चाहिए ही। बैठे बैठे मेरी इच्छा बहुत है, लेकिन बैठे बैठे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनने वाला। तो अगर साथ में वैसे ही प्रयास हैं आपके, अगर दोनों चीज़ें पूरी हैं, लगन पूरी है, प्रयास पूरे हैं, आपको चयनित होने से, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और ये ऐसा सिलेक्शन है, ऐसी जॉब है जो आपके परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस भी सुधारेगी, आपकी रेपुटेशन भी सुधारेगी। आज के टाइम में गवर्नमेंट सर्विस का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। और प्राइवेट जगत में आप जानते हैं कि कितनी सैलरी है, ये नहीं पता कि कल नौकरी है या नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। हमारे सिलेबस का नाम है स्कूल लेक्चरर परीक्षा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय की हम लोग बात करेंगे। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते हैं कि 2 पेपर आपके आएंगे, जिसमें से एक आपका सामान्य ज्ञान लेवल का पेपर हो गया और दूसरा आपका विषय का पेपर होगा। विषय वाला पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य ज्ञान की तैयारी आप नॉर्मल सभी वैकेंसीज में करते आए हैं, करते रहते हैं, और वहाँ पर आपको एक ठीक ठाक नॉलेज भी होता है और ठीक ठाक गाइडेंस भी मिल जाती है। दिक्कत कहीं पर है तो वो है विषय के साथ। यहाँ पे जब 7 साल की कोर्स की स्टडी करनी है तो आपको विषय विशेषज्ञ चाहिए, और वो भी ऐसा जो सरलता से अपनी बातें आप तक पहुँचा दे, आपको एग्जाम के लेवल तक ले जाए, गहराई भी पूरी हो, अननेसेसरी चीज़ों में उलझाए भी नहीं। तो विषय बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसका जो पेपर 2 आएगा, पार्ट बी बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर आप जानते हैं कि 80% जो है वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ही रहेंगे। देखिए, पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा है कि इसका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में कुल मिला के 150 प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं और उनके मार्क्स रहते हैं 300। तो इसका मतलब हो गया हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 2-2 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी। अब इन 150 क्वेश्चंस में से हम लोग देखेंगे तो हमारे विषय की वेटेज कितनी, 150 में से 30 क्वेश्चन आपके आते हैं साइकोलॉजी वगैरह के। तो साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, इन सब के आएंगे 30 क्वेश्चन। अगर 150 में से 30 घटा दें तो बचे हुए 120 प्रश्न जो हैं वो आपके विषय के हैं, और ये आपकी दिशा तय करेंगे। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड भी एक ऐसा एरिया है जिसमें भी आप ठीक ठाक कर ही लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100 में से 100 हो जाते होंगे, लेकिन ठीक ठाक आप कर ही लेते हैं। कम तैयारी भी करते हैं तब भी ठीक ठाक कर लेते हैं। जीके वाले में आप ठीक ठाक कर ही लेंगे, लेकिन दिक्कत सारी आके यहाँ पे आती है कि ये 120 नंबर कैसे लाए जाएं, क्योंकि बाकी वैकेंसीज की तैयारी करते समय इनकी कोई तैयारी नहीं हो पाती। ये तो फ्रेश ही करनी है, बट ये 120 नंबर लाए जा सकते हैं। इस 120 सवालों में जो 240 नंबर के सवाल हो गए, 120 सवालों में 3 स्तर के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। 12वीं तक के भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ ग्रेजुएशन स्तर के पूछे जाएंगे और कुछ MA स्तर के पूछे जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 12वीं का वेटेज ज़्यादा होगा या MA वाला, सबका वेटेज डिसाइडेड है। टोटल 120 प्रश्नों में से 55 प्रश्न जो आएंगे वो 12वीं के स्तर के होंगे, 55 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे BA के स्तर के, ग्रेजुएशन के, और 10 क्वेश्चन होंगे MA के, PG के। तो अच्छे से हमें पता है कि PG का लेवल इसमें कम है, कॉम्प्लिकेसी कम होगी। 12वीं का और BA का सिलेबस बराबर सा है, और अगर 12वीं का सिलेबस बराबर है तो समझिए 12वीं वाला तो आसान ही होगा, छोटे बच्चों का सिलेबस रहा है, तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सही अप्रोच की ज़रूरत है। अब अगर हम लोग इसको ठीक से पढ़ लें तो हमारा काम बन जाता है। मैं आपको एक बार सिलेबस समझाने की कोशिश करता हूं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इस सिलेबस को मैं ठीक से डिवाइड करूं तो इस सिलेबस को हम लोग 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 3 टुकड़ों में किस किस में? सबसे पहले एक तो इसके अंदर सिलेबस में मुख्य हिस्सा है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक्स बोलने की बजाय कोर इकोनॉमिक्स बोल देता हूं। तो एक तो हमारे सिलेबस में हम लोगों को कोर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मतलब हार्ड कोर अर्थशास्त्र पढ़नी है। इस अर्थशास्त्र के अलावा पेपर का सिलेबस का एक और हिस्सा है जिसमें हम लोगों को जानना है सांख्यिकी के बारे में। तो अगला जो है हमारा वो है सांख्यिकी, और सांख्यिकी के बाद में एक और सिलेबस का टुकड़ा हम लोग कर सकते हैं जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं करंट इकोनॉमिक्स। तो 3 सिलेबस के हम टुकड़े कर सकते हैं। अब इन तीनों में जो कोर इकोनॉमिक्स वाला एरिया है, कोर इकोनॉमिक्स वाले एरिया में हमें क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यहाँ पे नंबर लाने। उसके बाद जो सांख्यिकी वाला है, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स हमें ठीक से पढ़ना है, क्योंकि वो तो प्योर मैथमेटिक्स जैसा ही है, सवाल सही है तो नंबर सही है, तो यहाँ भी मेहनत करनी है। और लास्ट में जो करंट इशू वाला है, करंट इशू वाला अपने आप हो जाएगा, हम सिलेबस जब कवर करेंगे। अगर ये 2 चीज़ें हमने ठीक से की हैं तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। कोर इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, कोर इकोनॉमिक्स बोल सकता हूँ मैं इसको, जनरल इकोनॉमिक्स बोल सकता हूँ। इसमें एक तो हमें पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा के बारे में, मनी के बारे में। जब हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे तो मुद्रा से जुड़ी हुई सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। सारी बातें जैसे कि मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा का उद्देश्य क्या है, और मुद्रा से जुड़ी हुई बाकी बातें जैसे कि तरलता क्या है,
जैसे कि जो बैंक, वाणिज्यिक बैंक वगैरह हैं, उनका क्या रोल है। तो बैंकिंग भी हमें जानना है। बैंकिंग में हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि बैंकिंग में भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों की, कॉमर्शियल बैंक्स की भूमिका क्या रहती है। हमें ये भी जानना है कि जो केंद्रीय बैंक है उसकी क्या भूमिका है और किस तरह से केंद्रीय बैंक देश के विकास में सहयोग देता है। वाणिज्यिक बैंक का रोल क्या है, भारत में कितने प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं, कितने वाणिज्यिक बैंक हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो प्रैक्टिकली मुद्रा और बैंकिंग आपस में जुड़ा हुआ सा ही टॉपिक है। मुद्रा और बैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे तो इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पढ़नी है जिसका नाम है मौद्रिक नीति, या जिसको हम लोग नाम दे देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी भी हमें पढ़नी पड़ेगी। मौद्रिक नीति और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद इसी में हम लोगों को साथ में पढ़ना पड़ेगा राजकोषीय नीति। तो हमें राजकोषीय नीतियों के बारे में भी जानकारी चाहिए कि राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, किसी देश में राजकोषीय नीति कौन बनाता है, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे लागू की जाती हैं और इसका मौद्रिक नीतियों के साथ में संबंध क्या है। तो दोनों बातें हमें पढ़नी है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है अर्थशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र दोनों किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र की अलग अलग विचारकों के द्वारा परिभाषाएं क्या दी गई हैं, और इसके अलावा अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो अर्थशास्त्र की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या, किसी भी इकोनॉमी के अंदर केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जैसे कि जो संसाधन है उनका श्रेष्ठतम उपयोग कैसे किया जा सकता है, उनका आवंटन कैसे करें, चयन की समस्या होती है कि चॉइस कैसे करें, चूज़ कैसे करें कि किसको कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा मांग और आपूर्ति के नियम के बारे में। तो मांग के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मांग का नियम पढ़ेंगे, मांग के नियम के साथ में मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे, हम लोग मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन के साथ साथ हम लोग उत्पादक के जो संतुलन वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला एरिया आ गया। इस एरिया के साथ साथ हम लोग ये पढ़ने के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे साथ में कि प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन ये क्या है, अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं उनका, वेरिएबल्स का रोल इसमें क्या है, वेरिएबल्स के अलावा पैमाने का प्रतिफल क्या चीज़ है वो हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो ही गए। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि भारत में या किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आता है, कैसे आता है। इस संबंध में हम लोग भारत में एफडीआई के बारे में जानकारी लेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे आता है। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो कैसे आता है। हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, विचारकों के विचार क्या है, किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदा हो रहा है तो म्यूचुअल जो कंट्री है, अपोजिट कंट्री है, जो दूसरा देश है, उस देश में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसकी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, घाटे की परिस्थिति या बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कब कहलाता है, इसका सरप्लस कब कहलाता है, किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस या संतुलित कब कहलाता है, अगर ये संतुलित नहीं है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इसको पढ़ते समय ही और विदेशी मुद्रा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा विनिमय या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज या करेंसी एक्सचेंज के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी साथ में लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा भारत में आयोजन या नियोजन भी आप बोल सकते हो, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो हमें प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब है हमारे देश में आज तक डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं उनके लिए किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं, प्लान बनाने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी कौन है, भारत में पहली बार प्लानिंग स्टार्ट कब हुई, वर्तमान में प्लानिंग कौन करता है। और एक नाम आप सबने सुना है, पंचवर्षीय योजना। वो पंचवर्षीय योजना जो है
उसका क्या स्टेटस है ओवरऑल, कब खत्म हुई, कौन सी कब बनी, किसके क्या उद्देश्य थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल रही, अगर कोई फेल हो गई तो उसके कारण क्या थे, ये सब बातें हम लोगों को यहाँ पे कवर करनी है। इसके साथ पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ी, उसके बाद हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह अब नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग क्यों आया, अगर नीति आयोग आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नीति आयोग की कार्यशैली कैसे डिफरेंट है, ये सब कुछ हम लोगों को कवर करना है। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। आप सबने ये शब्द तो सुन रखा होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास और समृद्धि में अंतर होता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि विकास किसे कहते हैं, विकास का मापन कैसे किया जाता है, और जब विकास का मेजरमेंट करेंगे तो उसके अंदर HDI और ऐसे कुछ नाम आपने सुने हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका क्या रोल है, कौन जारी करता है, कैसे करता है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आएंगी। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है ग्रोथ मॉडल्स, कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। तो हमें ग्रोथ मॉडल्स के बारे में भी जानकारी लेनी। और अगर हम लोग सिलेबस में देखें तो इसके अलावा एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वो हमें पढ़ना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्या सिद्धांत है। आजकल एक नई चीज़ चल रही है ग्रीन अकाउंटिंग, वो ग्रीन अकाउंटिंग क्या है, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं, कुछ समस्याएं, जैसे कि हमें पढ़ना है गरीबी के बारे में, हमें पढ़ना है कृषि और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, कृषि की स्थिति, हमें पढ़ना है बेरोजगारी के बारे में। जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, गरीबी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी और गरीबी के कारण क्या होते हैं, बेरोजगारी और गरीबी के समाधान क्या होते हैं, बेरोजगारी और गरीबी को नापा कैसे जाता है, और भारत में इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इनके आंकड़े कौन जारी करता है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, ये सब कुछ हमें साथ में कवर करना पड़ेगा। ये कवर करने के साथ साथ कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक और रह जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कीन्स मॉडल क्या है ना, स्लट्सकी मॉडल क्या है, वो मॉडल्स भी हम लोगों को कवर करने पड़ेंगे। लगभग हम लोग जब इतना कवर कर लेते हैं, इतना कवर करते ही साथ में एक इन्फ्लेशन भी, मुद्रास्फीति भी पढ़ेंगे, इतना जब हम कर लेते हैं तो लगभग आप मान के चलें कि हमारा ये जो कोर इकोनॉमिक्स वाला एरिया है ये कंप्लीट हो जाता है, ये कवर हो जाता है। अब कोर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, अब हमें चलना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में। जब हम सांख्यिकी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सांख्यिकी में भी हमें काफ़ी एरिया कवर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों हम लोगों को पढ़ने हैं, जो अपने आप में ही एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। मीन, मोड, मीडियन के साथ साथ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ग्राफ्स का यूज़, कि इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स का, चित्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कोरिलेशन, सहसंबंध जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है रिग्रेशन, रिग्रेशन के अलावा हम लोगों को पढ़ना है डिस्पर्शन। तो कोरिलेशन, डिस्पर्शन, रिग्रेशन, ये सारे के सारे हम लोगों को पढ़ने हैं, और इनको पढ़ते समय साथ साथ हम लोगों को टेबुलेशन, सैम्पलिंग, ये चीज़ें भी पढ़नी है। अब इसको मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि सांख्यिकी का अच्छा खासा एरिया है, ठीक से कवर कर लें तो ये एरिया बहुत अच्छे नंबर हमें दिला के जाएगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन समझना पड़ेगा, बिना समझे बात बनेगी नहीं। अब आ जाता है हमारे सिलेबस का तीसरा हिस्सा। तीसरा जो हिस्सा है उसका नाम है करंट इकोनॉमिक्स, या जिसको मैं कह सकता हूँ समसामयिक अर्थशास्त्र। इस समसामयिक अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, समसामयिक अर्थशास्त्र में हम लोगों को बेसिकली दो बातें मुख्य रूप से जाननी है। एक तो हम लोगों को पढ़ना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है भारत की अर्थव्यवस्था। मतलब हम लोग इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां कैसी हैं, राजस्थान में अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मुख्य रोल प्ले करते हैं, राजस्थान में कृषि की परिस्थिति क्या है, राजस्थान में उद्योगों की स्थिति क्या है, राजस्थान में मुख्य परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के क्या हालात हैं, राजस्थान में कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, टूरिज्म का राजस्थान में क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा राजस्थान की वर्तमान नीतियाँ। वर्तमान नीतियों से मेरा मतलब है राजस्थान में फ़िलहाल औद्योगिक नीति क्या है, राजस्थान की पर्यटन नीति क्या है, राजस्थान की निवेश नीति क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो ये हमारा एक एरिया कवर कर लेगा। ऐसे ही यही सारी बातें हमें इंडिया के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। भारत की वर्तमान राजकोषीय नीति क्या है, भारत की वर्तमान मौद्रिक नीति क्या है, भारत की वर्तमान विदेश नीति क्या है, वर्तमान व्यापार नीति क्या है,
ये सब हम लोगों को कवर करनी है। साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान में स्थिति क्या है। जब ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं तो इसके साथ साथ हमारा ये एरिया भी कवर हो जाता है। इसके साथ साथ छोटी मोटी 2-4 चीज़ें हमें और पढ़नी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में तो हमें जानकारी लेनी ही है, नेशनल इनकम छूट गया था मेरे से, वो हमें पढ़ना है। और नेशनल इनकम के साथ साथ हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि व्यापार से संबंधित या मौद्रिक परिस्थितियों से संबंधित या फिर फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से हैं। जैसे कि आप सबने नाम सुना है WTO, आप सबने नाम सुना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है। अब देखिए, सुनने में कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, और जब पढ़ते हैं हम लोग तो किताब से पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप समझ में नहीं आती, समझाना पड़ता है। बट आप विश्वास रखें, हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर जाएंगे, कोई परेशानी कहीं आएगी नहीं। एक बार हम लोग इसको RPSC का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उससे अगर चेक करें तो देखो 12वीं स्तर की कौन कौन सी चीज़ें, सिलेबस वही है जो मैंने अभी आपको बताया, वो मेरा विश्लेषण था। एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं। 12वीं क्लास तक का जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं और चयन की समस्या क्या है, संसाधन आवंटन की समस्या क्या है। हमें पढ़ना है इकोनॉमिक सिस्टम्स कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, अर्थशास्त्रीय प्रणालियाँ क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, उसकी मात्रात्मक अप्रोच कौन सी है, ये सब हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है मांग के बारे में, तो मांग पढ़ेंगे, मांग के तत्व पढ़ेंगे, मांग की लोच पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। हमें पढ़ना है उत्पादन फलन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो भी पढ़ेंगे। पैमाने के प्रतिफल के बारे में वो भी पढ़ेंगे, और लागत और आगम के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका आपस में संबंध क्या है, अलग अलग प्रकार की लागतें कौन सी होती हैं वो भी पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ मार्केट, बाजारों के विभिन्न प्रकार, एकाधिकार किसे कहते हैं, मतलब मोनोपोली किसे कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन किसे कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, और अलग अलग बाजारों में किस तरह से मूल्य निर्धारण होता है वो भी हम लोगों को कवर करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। अभी भी स्तर कौन सा, 12वीं वाला, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय में बेसिकली हमारा मेन फोकस यहाँ पे डाटा क्रंचिंग की बजाय ये समझना होता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन होता कैसे, राष्ट्रीय निकाली कैसे जाती है। हम लोगों को पढ़ना है मुद्रा के बारे में, हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के बारे में, हम लोगों को पढ़ना है भुगतान संतुलन के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, जिसमें गरीबी, समाज में आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग, भारत की आर्थिक योजनाएं या नियोजन, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह हमें पढ़नी है। और हम लोगों को पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या अर्थमेटिक मीडियन और अर्थमेटिक मीन, मोड और मीडियन, मतलब सांख्यिकी वाला हिस्सा आ गया। इसके बाद ग्रेजुएशन स्तर का काम आ जाता है। ग्रेजुएशन में हम लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, कि अलग अलग परिस्थितियों में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है। और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते टाइम पे एक तो हमें बोला गया है कि मार्शल का यूटिलिटी सिद्धांत या उपयोगिता का सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। हिग्स का जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है कि उपभोक्ता तटस्थ रहता है, वो कैसे है, वो हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा हमें सरप्लस या अधिशेष पढ़ना है कि उपभोक्ता अधिशेष किसे कहते हैं और उत्पादक अधिशेष किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। हिग्स और स्लट्सकी का जो मुद्रा प्रभाव का मॉडल है, प्राइस इफेक्ट का, कीमत प्रभाव का मॉडल है, वो हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें ग्रेजुएशन स्तर पे ही पढ़ना होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कैसे निकलेगा। प्रैक्टिकली वही 12वीं में भी कवर हो गया, यहाँ फिर से आ गया। इसके साथ साथ स्टॉक फ्लो, ये सब हमें पढ़ना है। कंजम्पशन हाइपोथेसिस पढ़ना है, मल्टीप्लायर पढ़ना है। और मुद्रा वाला जो हमने पहले पढ़ा था वो यहाँ फिर लौट के आ गया, जिसमें हमें पढ़ना है कि मुद्रा की मांग किन कारणों से होती है, तरलता का जाल या लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, और मुद्रा की क्वांटिटी थ्योरी क्या है। इसके अलावा ग्रेजुएशन स्तर पे हम लोगों को एक और चीज़ देखनी है, जिसका नाम है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में फिलिप कर्व क्या है, इन्फ्लेशन कैसे आती है, कैसे रोकी जाती है, कितने प्रकार की होती है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति हम लोगों को पढ़नी है, जिसमें मेन फोकस है इनका उद्देश्य क्या है और उनके टूल क्या हैं। जैसे ही मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति शब्द आता है तो इम्प्लाइड हो जाता है कि मौद्रिक नीति के साथ में बैंकिंग वगैरह पढ़ना ही है। राजकोषीय नीति जब पढ़ोगे तो राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ते समय थोड़ा बहुत वित्त मंत्रालय के बारे में वो सब चीज़ें कवर करनी ही पड़ेंगी। इसके साथ साथ हमें पढ़ना था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन भी पढ़ना है, मतलब
मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार संरक्षण कैसे दिया जाता है, कोई देश अपने आंतरिक व्यापार को कैसे बचाता है, बाहरी व्यापार को या निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे आएगा। इसके साथ साथ हम लोगों को कंपैरेटिव कॉस्ट मतलब तुलनात्मक लागत, अवसर लागत, ये सब चीज़ें पढ़नी है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है, विश्व बैंक के बारे में पढ़ना है, IMF के बारे में पढ़ना है, और भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उसका क्या परिस्थितियां हैं, वो सब हमें पढ़ना है। विकास का मापन HDI PQLI वगैरह ये सब हम लोगों को जानना है, और गरीबी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा और अगर हम लोग देखें तो अब ये फिर से स्टैटिस्टिक्स का कुछ एरिया आ गया जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है अर्थशास्त्र में ग्राफ का प्रयोग कैसे होता है, डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सहसंबंध या कोरिलेशन कैसे निकलता है, इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, ये सब जानना है। उसके बाद ये आ गया आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, जिसमें हमें पढ़ना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, राजस्थान में वन क्षेत्र कितना, राजस्थान में जल संसाधन कितने, राजस्थान में खनिज कितना, राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो पशुधन है उसकी क्या स्थिति है, राजस्थान में सूखा कब पड़ा, राजस्थान में बारिश कैसे हुई, राजस्थान के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए और औद्योगिक विकास के लिए वर्तमान में सरकार की नीति क्या है, राजस्थान की वर्तमान में हरित क्रांति के संबंध में क्या स्थिति है, फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है। और एक टॉपिक यहाँ जबरदस्ती उठा के डाल दिया गया, नैनो टेक्नोलॉजी, जिसका प्रैक्टिकली अर्थशास्त्र से डायरेक्ट कोई वास्ता है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग उसके बारे में भी बेसिक बात पढ़ लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कई जगह काम आने वाली है, जिसका नाम है फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें से कुछ योजनाओं को सरकार फ्लैगशिप योजनाएं घोषित करती है, वो सारी हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। अब आ जाता है हमारा पीजी लेवल। जैसे ही हम पीजी लेवल पे पहुंचे तो पीजी लेवल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है कल्याणकारी अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसमें पर्टिकुलरली हमें नाम दिया गया है कि हम लोगों को एक तो पेरेटो का ऑप्टिमैलिटी थ्योरी पढ़ना है, और इसके साथ साथ न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है वो पढ़ना है, ग्रीन अकाउंटिंग किसे कहते हैं वो पढ़ना है, ISLM मॉडल पढ़ना है, और कीन्सियन थ्योरी तो पढ़नी ही है, पोस्ट कीन्सियन थ्योरी भी पढ़नी है, कीन्स के बाद का जो अर्थशास्त्र है वो भी हम लोगों को पढ़ना है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ना है, और व्यापार चक्र पढ़ना है, ट्रेड साइकिल पढ़ना है। तो ट्रेड साइकिल किसे कहते हैं, क्यों आता है, क्या प्रभाव दर्शाता है, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने हैं। ग्रोथ मॉडल्स में भी हमें पर्टिकुलर नाम पता है, ज़्यादा नहीं, जो नाम पता है बस वही पढ़ने होते तो बहुत सारे। लुईस का पढ़ना है, हेरोडोमर, आप सब लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते टाइम सुना होगा, हेरोडोमर पढ़ना है, कार्डोर और सोलो पढ़ना है। इसके साथ साथ फिर से यहाँ पे हमारा एरिया घूम के आ गया स्टैटिस्टिक्स का, रिग्रेशन पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है वो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डाटा कलेक्ट कैसे होता है, डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, और सैम्पलिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस यहाँ पे आके और कंप्लीट हो जाता है, 2-3 चीज़ों को छोड़ के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानना है। आप सब लोगों ने एक नाम बचपन से सुना है, LPG रिफॉर्म्स, या फिर आपने यूँ सुना होगा निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण ही बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स कैसे किए गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ थ्योरीज पढ़नी है, भारत की वर्तमान फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है, और हमें पढ़ना है कि वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। जब हम सिलेबस को इस तरह से देखते हैं तो लगता है कितना वाइड सिलेबस है, लेकिन एक बार अगर मैं वापस आपको स्टार्टिंग में ले चलूं तो प्रैक्टिकली सिलेबस इस तरह का डरावना नहीं रहेगा। हम अपनी अप्रोच बदलेंगे और इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि सबसे पहले हम कोर इकोनॉमिक्स के टॉपिक करेंगे, पैरेलल साथ साथ हम लोग बीच बीच में स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक करेंगे, और उसके बाद में हम लोग साथ साथ ही करंट को लेके चलेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग अपना प्लान करेंगे कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक उठाया और बीच में कुछ चीज़ें साथ साथ करंट की भी चला ली, जैसे कि राजस्थान की योजनाएं हो गई, वर्तमान परिस्थिति, उनको साथ साथ चालू रखा सो दैट कि उनको टाइम मिलता रहे रिवीजन के लिए, क्योंकि करंट में डाटा आएगा, याद करना पड़ेगा आपको, योजनाओं के अंदर डेट्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो याद करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स को भी पैरेलल चलाएंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स से शुरू करें। उसका कारण है स्टैटिस्टिक्स एक तरह से मैथमेटिक्स है, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारे नंबर उसमें आएंगे। तो इस अप्रोच के साथ काम करेंगे। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोग बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे और हम लोग मिल के आपका जो मुकाम है उसको हासिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।